नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज आवर में और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में सभी 29 की 29 सीट जीतकर क्लीन स्वीप किया है, जिसका इनाम भी मिला है। मोदी सरकार में एमपी का वजन इस बार बढ़ गया है। अभी तक एमपी में रहने वाले 304 सांसद ही केंद्र में मंत्री बना करते थे, लेकिन इस बार 5 सांसदों को जगह मिली है। इनमें से 3 कैबिनेट मंत्री तो 2 राज्य मंत्री बनाया गया है। वहीं शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक को मोदी कैबिनेट मंत्री में शामिल किया गया है, जबकि दुर्गादास उइके और सावित्री ठाकुर को राज्य मंत्री बनाया गया है। एक बार जान लेते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। पीएम के मन में एमपी, केंद्र में कायम एमपी का दबदबा। मोदी कैबिनेट में एमपी से 5 मंत्री, एमपी को मिला क्लीन स्वीप का इनाम। मोदी 2.0 में भी 5 मंत्री थे, इस बार कुलस्ती की छुट्टी। शिवराज सिंह ओबीसी का बड़ा चेहरा, शिवराज और सिंधिया सहित 5 चेहरे। एमपी में भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग, मध्य प्रदेश में बड़ी वोट बैंक पर नजर। मध्य प्रदेश से 5 मंत्री, भाजपा में जश्न। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने साधा निशाना। केंद्र सरकार से लेकर आए मध्य प्रदेश। बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग का भी ध्यान रखा है। इन मंत्रियों के जरिए क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। सिंधिया का नाता ग्वालियर चंबल से है तो शिवराज सिंह चौहान भोपाल संभाग से आते हैं। इसी तरह डॉक्टर वीरेंद्र कुमार बुंदेलखंड से और सावित्री ठाकुर मालवा निवाड़ से ताल्लुक रखती हैं। दुर्गादास भी भोपाल संभाग से आते हैं। इन मंत्रिमंडल में विंध्य और महाकौशल को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। राज्य में जातीय आधार पर आबादी पर गौर करें तो पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति का खासा प्रभाव है। इन वर्गों में गहरी पैठ बनाने की भी कोशिश नजर आ रही है। क्या कुछ कहते हैं बीजेपी प्रवक्ता, आइए आपको सुनवाते हैं। 10 साल के 2 टर्म में मात्र 1,58,000 करोड़ रुपए की राशि केंद्र के द्वारा राज्य सरकार को दी गई, मध्य प्रदेश को दी गई। और यह वही मोदी सरकार है जिसने लगभग 10 साल में 8.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मध्य प्रदेश को दी है। तो सोचिए, कहाँ 1,58,000 करोड़ रुपए और कहाँ लगभग 8.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की राशि। तो 6 गुने के आसपास की राशि जो है मोदी सरकार में 10 साल में ज़्यादा मिली है। तो मुझे लगता है कांग्रेस को ये गलती स्वीकारना चाहिए और आज मध्य प्रदेश से भी क्षमा याचना करनी चाहिए जीतू पटवारी जी को कि उनकी 10 साल की जब यूपीए की मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, उसने मध्य प्रदेश के साथ में अन्याय किया। इधर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का भी कहना है कि मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्री अब राज्य का हिस्सा दिलाएं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पटवारी ने कहा, मध्य प्रदेश के मंत्रियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश में जो अराजकता है उसमें केंद्र सरकार के सहयोग से जो मध्य प्रदेश का जो मिलना चाहिए वो दिलाने की कोशिश करें। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश के मंत्रियों का मध्य प्रदेश के हितों की रक्षा और यहाँ के विकास में उनका सहयोग बने, ढेर सारी शुभकामनाएं उनको कि वो मध्य प्रदेश में जो अराजकता है, आर्थिक अराजकता है, करप्शन की अराजकता है, प्रशासनिक, उसमें केंद्र सरकार के सहयोग से जो महत्व मध्य प्रदेश को मिलना चाहिए वो दिलवाने में अपनी भरसक कोशिश करें, प्रयास करें और अल्टीमेटली यहाँ समृद्धि लाए। चलिए, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। तो आपको बता देते हैं कि एल द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से भारत में जो है अभी मंत्रिमंडल में जिस तरीके से बदलाव हुआ है, उसके बाद आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से देश के पंचायत में मध्य प्रदेश के भी जो पंच हैं उनका काफी ज्यादा अहम हिस्सा है, उनका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। तो क्या लगता है, क्या कुछ कहेंगे इसे लेके? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए भारत में और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें आई और एक तरह से क्लीन स्वीप जो लगातार कहा जा रहा था, और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का दबदबा अब पूरे भारत में बढ़ रहा है। और उसी तारतम्य में आपने देखा कि जिस प्रकार से जब विस्तार हुआ मंत्रिमंडल का, मोदी 3.0 का जब विस्तार हुआ तो मध्य प्रदेश के 5 मंत्रियों को लिया गया और इसमें भी वही मंत्री ज्यादातर लिए गए जिनका एक अच्छा अनुभव
और एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं शिवराज सिंह चौहान की, तो एक बहुत ही अच्छा चेहरा और जन जन के मामा के रूप में मध्य प्रदेश में सरकार चलाने वाले जो एक वरिष्ठ नेता के तौर पर उनको एक कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से एंट्री मिली मोदी मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई है। दूसरी ओर सिंधिया जी को वहां पर कहीं ना कहीं एक मंत्रिमंडल में अवसर मिला। वीरेंद्र कुमार खटीक जो कहीं ना कहीं टीकमगढ़ एक ऐसा क्षेत्र, बुंदेलखंड एक जैसा क्षेत्र जहां पर बहुत सी विकास की योजनाएं पेंडिंग्स थी और विकास की योजनाएं लगातार वहां चल भी रही हैं, तो कहीं ना कहीं उन योजनाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसलिए वीरेंद्र कुमार खटीक को फिर से वहां से लिया गया, जो एक जन जन के नेता है, क्योंकि ऐसा वहां माना जाता है कि वह इतने सरल नेता है कि किसी भी प्रकार के लोग उनसे जाकर मिलते हैं और अपनी समस्याओं को जब बताते हैं तो निश्चित तौर पर वे आगे बढ़कर उन समस्याओं का निदान करते हैं। दूसरी ओर सावित्री ठाकुर, कहीं ना कहीं महिला नेतृत्व, जिस प्रकार से महिला एम्पावरमेंट की बात की जाती थी मोदी मंत्रिमंडल में, मोदी सरकार में, तो कहीं ना कहीं सावित्री ठाकुर को लिया गया और उसके बाद फिर दुर्गादास उइके को लिया गया। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का जो भारत सरकार का जो एक मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है मोदी 3.0 में, उसमें मध्य प्रदेश का दबदबा इस ओर देखने को मिलता है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा मध्य प्रदेश का दबदबा देखने को मिलता है, वहीं आपसे जानना चाहेंगे कि जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश का हिस्सा दिलवाएं, तो वो किस हिस्से की बात करें, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश और केंद्र की जो सरकार है वह आपस में कोऑर्डिनेशन से चलती हैं, तो कई बार मध्य प्रदेश में ऐसी कई योजनाएं होती हैं जो लंबित हो जाती हैं, या जो उनका पेमेंट होता है या जो उनका पेंडिंग एक बजट होता है वह कहीं ना कहीं निकल नहीं पाता और रुक जाता है। जैसे अन्य सरकार अगर अन्य राज्यों में हो तो कहीं ना कहीं उन सरकारों का जो बजट होता है वह कहीं ना कहीं उन सरकारों में कई पेंडिंग्स हो जाती हैं। तो उनका ये, मुझे लगता है जो वक्तव्य है वह उनका ये कहना है कि अगर मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा मंत्री अगर केंद्र में पहुंचे हैं तो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार का जो बजट है उनका आवंटन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पर कुपोषण की स्थिति है, जो अन्य योजनाएं जो मध्य प्रदेश में सरकार में चल रही हैं, उनका बजट कहीं ना कहीं 2 गुना 3 गुना होना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में विकास हो पाए। चलिए, जिस तरीके से आपने विकास की बात की, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें जीतकर जो है मध्य प्रदेश के 5 मंत्री केंद्र में पहुंच गए, वहीं आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरीके से अब मध्य प्रदेश में राजनीति चलने वाली है, किस तरीके की योजनाएं बनाकर जो है काम किया जाएगा। निश्चित तौर पर देखिए, कहीं ना कहीं जब केंद्र में सरकार होती है और प्रदेश में सरकार होती है तो एक कोऑर्डिनेशन जो होता है वह लगातार होता है। तो इसमें कई बार अधिकारियों को जिस प्रकार से जब प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो उनको केंद्र के द्वारा भेजा जाता है। अब जब बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स मध्य प्रदेश में अगर आएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं उनका एक कहीं ना कहीं हिस्सेदारी या एक जिम्मेदारी बन जाती है कि किस प्रकार से वह प्रोजेक्ट्स को लाएं, किस प्रकार से वह प्रोजेक्ट्स को शुरू करें। जैसे मैंने अभी देखा कि मोदी मंत्रिमंडल की जो पहली बैठक हुई उसमें आवास योजनाओं के लिए बात की गई और दूसरी ओर किसान के लिए बात करी गई। तो किसानों को जो समस्याएं आ रही हैं मध्य प्रदेश से, उसको कैसे उनका निराकरण किया जाए। दूसरी ओर जो आवास योजनाओं की बात हुई है, वो आवास योजना क्या समय सीमा में पूर्ण हो रहे हैं, उनके बजट में कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही हैं, इनको लेकर के कहीं ना कहीं आगे विस्तृत रूप में चर्चा की जाएगी। चलिए द्विवेदी हम जी, हमारे साथ कुछ खास मेहमान और जुड़ चुके हैं, उनका भी परिचय करा देते हैं। घनश्याम पिरोनिया पूर्व विधायक बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस रविंद्र ठाकुर पूर्व विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले घनश्याम जी आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 29 की 29 सीटें जीत के मध्य प्रदेश के जो मंत्री बनाए गए हैं 5, वो अब आगे किस तरीके से जो है काम करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, पहले तो मैं इस लोकप्रिय न्यूज चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश की सभी हमारी जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाकर और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास उपराध व्यक्त किया है। सबको शुभकामनाएं और नई सरकार के गठन की भी शुभकामनाएं। और अभी हम सब लोग देख रहे हैं कि विभागों का भी और सबको काम बांट दिया है। मुझे लगता है इन सबके नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की हमारा जो गठबंधन उसकी सरकार है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने जो नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास साथ में लेकर के जो एनडीए का हमारा गठबंधन और विकसित भारत के संकल्प का जो हमने सपना संजोया है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो सपने को हम सब लोग साकार करेंगे। और मैं देख रहा हूँ, हमने सबने अभी दिन भर से टीवी में देख रहे हैं जिस प्रकार से नई सरकार बनी, सारे के सारे लोगों में और बधाइयां देने का तांता वहां रहा। हमारे आसपास के देशों के भी वहां के प्रमुख और जनप्रतिनिधि इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के हमारे नेता
आदरणीय सोनिया गांधी जी हों, आदरणीय राहुल गांधी जी हों, या जो भी नेता हैं, उन्होंने अभी तक कोई शुभकामनाएं ये सरकार के गठन पर नहीं दी है। इससे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी भी कुंठा से ग्रस्त है और चुनावी माहौल से बाहर निकलने का उनका प्रयास नहीं हो पाया है। मैं समझता हूं कि एक सकारात्मक भाव लेकर के नई सरकार बनी है तो देश के विकास में अपना योगदान जो देना है, और आपको जो विपक्ष का अवसर जनता ने दिया है उसका हम सब लोग पालन करते हुए नए जोश खरोश के साथ, नए विश्वास के साथ इस देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए काम करें, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ रविंद्र ठाकुर जी भी जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर जिस तरीके से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान सामने आया है कि मध्य प्रदेश को जो है उसका हक दिलाया जाए, तो किस तरीके की ये हक की बात की जा रही है, और अब आप जो है विपक्ष में बैठे हुए हैं, किस तरीके के आप मुद्दे उठाएंगे विपक्ष में रह के? देखिए, आज पहले तो हमारे जो सोनिया जी ने कहा कि मैं हमारे मध्य प्रदेश के जो मंत्री बने हैं उनको मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ और सरकार के गठन पे भी बधाई देता हूँ। लेकिन एक चीज ध्यान में जरूर रखना चाहिए, जो हमारे नेता जीतू पटवारी जी ने कहा है कि हक की बात ये कही है कि कम से कम जो मध्य प्रदेश के हिस्से का बजट है वो अगर पर्याप्त हमें प्राप्त होगा तो हमारे विकास कार्य तेज गति से चलेंगे। और बहुत सारे काम हमारे यहाँ बाकी है। हमारे मध्य प्रदेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासतौर से उद्योग नीति का पूरी तरह से फ्लॉप है। पिछले 20 सालों में शिवराज सिंह जी ने तमाम जगह इन्वेस्टर मीट की, लेकिन कोई उद्योग मध्य प्रदेश में निवेशक नहीं आया। और हमारे ग्वालियर चंबल अंचल के अंदर हजारों एकड़ भूमि चंबल, आसन, क्वारी, सिंध के बिहारों में पड़ी हुई है। मैंने खुद विधानसभा के माध्यम से पत्र किया कि वहाँ अगर उद्योग धंधे लग जाए, क्योंकि यहाँ के नौजवान जब सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो प्राइवेट नौकरी करने के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पूना, हैदराबाद, सूरत, बड़ौदा, अंकलेश्वर, अहमदाबाद तमाम शहरों में जा जाकर के छोटी छोटी नौकरियां करते हैं। तो क्यों ना इनकी शक्ति जो श्रम है वो यहाँ उपयोग होगा और कम से कम माता पिता के नजदीक रहे। ऐसा एक पूरा तैयार खाका करके और उस पर ध्यान देना चाहिए। चंबल को और पूरे मध्य प्रदेश को उद्योग नीति से जोड़ करके लोगों को काम भी मिल सकता है और हमारा क्षेत्र आगे बढ़े, हमारा प्रदेश आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े। ये प्लान करके इसलिए हमारे नेता जीतू पटवारी जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश का हक मिलना चाहिए। बिल्कुल, प्रदेश आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, इस तरीके की भावनाओं को रख के जो है आगे काम किया जाना चाहिए और ऐसा लगता है कि ऐसा ही भावनाओं को रखकर जो है सरकार काम करेगी। वहीं वरिष्ठ पत्रकार द्विवेदी जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से अभी बात की योजनाओं को, जिस तरीके से देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश से 5 सांसदों को जो है मंत्रिमंडल में जगह मिली है, तो क्या लगता है कि अब इन योजनाओं के तहत जो है राशि भी ज्यादा मिलेगी और इन योजनाओं को आगे गति मिल पाएगी आगे? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जब अगर कोऑर्डिनेशन अगर प्रॉपर होता है और जब केंद्र के बहुत से बजट्स होते हैं, जैसे हमने पूर्व में देखा कि स्मार्ट सिटी है, एम्स है, अर्बन डेवलपमेंट्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। निश्चित तौर पर अगर जब किसी प्रदेश से जब वह मंत्री होते हैं तो उनके पास एक फ्रंट फुट पे खेलने की एक बहुत अच्छा अवसर होता है और कहीं ना कहीं वे जब अपनी मांग केंद्र सरकार को रखेंगे तो निश्चित तौर पर जब एक बजट का खाका तैयार होता है तो उनको उनके खाते में ज्यादा बजट देने की घोषणा हो सकती है। लेकिन हाँ, क्या उन बजट का और क्या उन घोषणाओं का सही से क्रियान्वयन होना, इनका मॉनिटरिंग होना सबसे अति आवश्यक है। जी बिल्कुल, मॉनिटरिंग होना जो है अति आवश्यक है। वहीं हमारे साथ जो है घनश्याम जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने देखा कि कांग्रेस यहाँ पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से योजनाओं को लेकर अराजकता फैल रही है, इसे लेकर अराजकता का जिस तरीके से आप पर आरोप लग रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप इससे लेकर? किस प्रकार की अराजकता? आर्थिक अराजकता। कांग्रेस स्पष्ट करे जी। बिल्कुल, आर्थिक अराजकता का आरोप लग रहा है। आर्थिक अराजकता मैंने समझ नहीं आया मुझे। मतलब कि बजट को लेकर जिस तरीके से योजनाओं को गति मिलना चाहिए उस तरीके से योजनाओं को गति नहीं मिल पा रही है, जिस तरीके से विकास होना चाहिए उस तरीके से विकास नहीं हो पा रहा है मध्य प्रदेश में। नहीं, देखिए, हमें बड़ा गर्व है कि लगभग 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है और इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही लगभग 2 बार, तब मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी रहे। दिग्विजय सिंह जी का कार्यकाल हम उठाकर देख लें और भारतीय जनता पार्टी के
सरकार का हम कार्यकाल उठाकर देख लें, चाहे हमारी उमा भारती जी मुख्यमंत्री रही हों या बाबूलाल गौर साहब मुख्यमंत्री रहे हों और लंबे समय से माननीय शिवराज सिंह जी रहे और वर्तमान में डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। आप इन चारों नेताओं का कार्यकाल देखेंगे तो कहीं ना कहीं विकास की गति बढ़ी है। कांग्रेस के कार्यकाल में बिजली का क्या हाल था, पानी का क्या हाल था, सड़कों का क्या हाल था, स्वास्थ्य विभाग का क्या हाल था, ये सब हमको दिखाई में आता है। उसमें सब में सुधार करने का काम एक केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार के माध्यम से हम सब लोगों ने किया है। पहले ये होता था कि गड्ढे में सड़क है या सड़कों में गड्ढा है, ये मध्य प्रदेश समझ में आता था, लेकिन आज आप देखेंगे कि पेट का पानी नहीं हिलेगा ऐसी सड़कें बनाने का काम नितिन गडकरी जी के माध्यम से पूरे देश भर में हुआ है। आप देखेंगे जब कांग्रेस की सरकारें होती थी केंद्र में और प्रदेश में, तब गांव को सड़क से जोड़ने का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने और उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से जिस प्रकार से पूरे देश के गांव को और बड़े शहरों से और शहरों से जोड़ने का जो काम किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के और खाते में जाता है। और इसलिए केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार मध्य प्रदेश के साथ में उसी प्रकार का व्यवहार करेगी और उसके उत्थान के लिए और उसके निर्माण के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए जो जो हितकारी काम होंगे, जो जो लक्ष्य रहेगा, उसको वो पूरा करने वाले हैं। हम अभी आदरणीय रविंद्र जी को मैं सुनना था, विधायक जी को, उन्होंने भी जो बधाई दी है, मैं भी यही कहता हूं कि आज 5-5 मंत्री मध्य प्रदेश से बनाए हैं और जिसमें माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब को कृषि मंत्री बनाया है, हमारे माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को और सूचना प्रसारण मंत्री बनाया है, और अभी वीरेंद्र खटीक जी का और 3 मंत्रियों का मैंने सुना नहीं है, लेकिन इन्हीं 5 मंत्रियों के माध्यम से हम जो केंद्र सरकार की योजना है, उपलब्धियां हैं, उनको इन विभागों के माध्यम से भी हमारे मध्य प्रदेश में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और आप देखेंगे केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार मिलके इस मध्य प्रदेश को जो विकास के सोपान और स्थापित करने में जो जो काम होंगे उनको हम सब लोग पूरा करेंगे और विकसित भारत का जो संकल्प हमारा है उसको हम सब लोग पूरा करने वाले हैं। चलिए, बिल्कुल। रविंद्र ठाकुर जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने देखा कि आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप इसे लेकर जल्दी से? नहीं, मैं ये कहूंगा कि आज कम से कम स्वस्थ मानसिकता से बात कर लेनी चाहिए। जब बधाई मांग रहे थे तो बधाई मांगने के साथ साथ ये तो कहना चाहिए कि ये हमसे बधाई मांग रहे हैं लेकिन खुद सही बात कहने में क्यों कंजूसी कर रहे? फिरोनिया जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इस देश में नहरें किसने खुदवाई? इस देश में रेलवे किसने बिछवाया? कांग्रेस की सरकार में। गांव-गांव विद्युतीकरण परियोजना, राजीव गांधी विद्युतीकरण परियोजना के तहत गांव-गांव बिजली कांग्रेस के जमाने में, कांग्रेस के जमाने की सड़कें हैं। आज आपने सड़कों का चौड़ीकरण वो किया है, वो भी कांग्रेस के समय से शुरू हुआ। 10 साल में मनमोहन सिंह जी की सरकार में जो 6 लाइन 4 लाइन योजना जो अलग अलग बड़ी हाईवेज बने हैं, उसी योजना को आप आगे बढ़ा रहे हो। दूसरी बात, स्टेट हाईवे पे कभी टैक्स नहीं लिया कांग्रेस। विधायक जी सुनिए, आप भी ग्वालियर के रहने वाले हैं, मैं भी ग्वालियर का रहने वाला हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, आप सोचो, ग्वालियर से झांसी तक का, रविंद्र जी, ग्वालियर से झांसी तक का ये राजमार्ग आपने बनवा नहीं पाया था। नरेंद्र, देखिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ। घनश्याम जी, पहले सुन लीजिए, फिर आपके पास भी आएंगे। रविंद्र जी की बात पहले सुन लीजिए, फिर आपके पास भी आएंगे। घनश्याम जी, तक का 4 लेन ये बनाई नहीं पाई कांग्रेस। इस देश में पर्याप्त अनाज नहीं होता था, पर्याप्त अनाज का उत्पादन करके आज हम निर्यातित देश बने हैं, वो कांग्रेस की देन है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाया इंदिरा जी ने, कांग्रेस की देन है। IIM, IIT, इसरो, भिलाई इस्पात जैसे हजारों कल कारखाने इस देश में लगाए, वो कांग्रेस की देन है। इस देश में सुई से लेके हवाई जहाज तक का निर्माण कांग्रेस ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर किया है कोई काम तो 1,37,000 रुपया प्रति व्यक्ति कर्जा कर दिया है, और मध्य प्रदेश की सरकार ने 51,000 रुपया प्रति व्यक्ति कर्जे में डुबा दिया है। ये और संपत्तियां जो कांग्रेस के जमाने की थी उनको। रविंद्र जी, आपको रोकना चाहेंगे, जिस तरीके से आप विकास की बातें कर रहे हैं, अगर इसी तरीके से विकास हुआ है तो आखिर क्यों मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो 29 की 29 सीटें बीजेपी के पक्ष में चली गई और कांग्रेस के हाथ से निकल गई हैं? नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमसे बधाई मांग रहे तो कम से कम स्वस्थ बात तो करो।
कांग्रेस ने कुछ नहीं किया ये कहना निरर्थक है। सुई से लेके हवाई जहाज तक का निर्माण कांग्रेस ने किया इस देश में। इस देश में किसान को बढ़ाना, मजदूर को और गरीब को आज जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है वो कांग्रेस की देन है। भारतीय जनता पार्टी ने तो इस देश को कर्जे में डुबा दिया है। चलिए घनश्याम जी, बड़ा आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने तो देश को कब्जे में डुबा दिया है, क्या कुछ कहेंगे जल्दी से? देखिए, मैं विधायक जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जब इनकी सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, ये भी ग्वालियर के रहने वाले, मैं भी ग्वालियर रहने वाला हूँ। अरविंद जी, आप बताएं कि ग्वालियर से लेके झांसी तक का जो मार्ग था, 4 लेन जो बन रही थी, वो नहीं बना पाई थी सरकार आपकी, और आप कह रहे हो पूरे देश में हमने सड़कों का जाल बिछाया। और अगर यही सारी बातें जनता जनार्दन को समझ में आ जाती तो ना तो मध्य प्रदेश में आपकी सरकार जाती और ना 29 की 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती। क्यों? इसलिए जीती है कि हमने काम किया है, हमने काम किया है, जनता का विश्वास हासिल किया है, और इसलिए हमारी सरकार केंद्र में भी बनी है और प्रदेश में भी बनी है। जोड़ तोड़ की सरकार है आपकी सरकार स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट सरकार नहीं है आपकी, आरोप लग रहा है 400 पार का नारा तो पूरा नहीं। 99, देखिए ये दुर्भाग्य है कि 99 सीट वाला, 99 सीट वाले केवल जिसकी पूरा का पूरा इनका इंडिया गठबंधन जितनी सीटें नहीं ला पाया, उतनी अकेली सीटें तो केवल भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। फिर भी भ्रम लोगों में पैदा करना, भ्रम की राजनीति करना, ये कांग्रेस का काम रहा है। वो भ्रम पैदा करके लोगों को भ्रमित करके तो हमारा बहुमत आ गया है, और देखिए हमको विश्वास मिला है। ये विश्वास जनता ने आपको नहीं दिया है, आपको विपक्ष में बैठने का विश्वास दिया है। विपक्ष में बैठने का विश्वास दिया है। रविंद्र जी, मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकार दिया है। पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले, इंडिया गठबंधन को मिला करके है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो दम भर रही थी कि हम खुद के दम पे 372 सीटें लेके आएंगे, लेकिन इसके बाद ये संवैधानिक व्यवस्था है कि आप बड़ी पार्टी होने के नाते आपको आमंत्रण मिला, आपने सरकार बनाई। हम चाहते हैं कि इस देश को सही दिशा में ले जाया जाए। ये तानाशाही जो चल रही थी वो कम से कम अब उस पर कंट्रोल होगा, क्योंकि जिस प्रकार से बदले की भावना से जो राजनीति हो रही थी उस पर लगाम लगेगी। ये जनता ने यही सोच करके उनको दिया नहीं। और आज आप कह रहे हो अयोध्या में जहाँ इतना बड़ा भव्य भगवान राम का मंदिर बना, क्या कारण है कि वहां की जनता आपसे खुश नहीं है? वहां आप चुनाव हार गए, तो इस पे आपको अब हम तो आत्मचिंतन कर रहे हैं, लेकिन आपको भी आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या कारण है कि आप सब अच्छा कर रहे थे, फिर भी आपको मैंडेट नहीं मिला स्पष्ट। तो इसलिए इनमें न उलझ करके आपकी सरकार बनी, हम आपको बधाई दे रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि देश को सही दिशा में ले जाया जाए। जनता को भ्रमित करने का काम बंद करना होगा। बिल्कुल, देश को सही दिशा में लेकर जाया जाए और जनता को भ्रमित करने का काम नहीं किया जाए। द्विवेदी जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने देखा कि एनडीए की यहाँ पर सरकार बन गई है, तो आखिर क्या कुछ लगता है आपको इसका कितना आगे भविष्य है? क्योंकि अगर देखा जाए तो जेडीयू या टीडीपी का पिछला इतिहास उठा के देखा जाए तो वो लगातार दल बदल करते रहते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं पूर्व में जब हमने देखे तो कहीं ना कहीं दल बदल का आरोप लगातार सरकारों पर लगा है, लेकिन जब इस बार हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा अलग से देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से मोदी 3.0 का जो विस्तार हुआ है उसमें कहीं ना कहीं जब 70 के आसपास जब पूरा विस्तार हुआ, बड़ा विस्तार, इसमें मैक्सिमम मंत्री बना दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं इसलिए विस्तार बड़े बृहद रूप में किया गया है, जिससे आने वाले कुछ सालों में अच्छे तरीके से जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो परियोजनाएं हैं देश में, वो सही ढंग से रखें। और एक सामाजिक संतुलन को साधने के लिए हर प्रदेश से कहीं ना कहीं कोई ना कोई मंत्री को बनाया गया है, जिससे सभी प्रदेश का नेतृत्व अच्छे से हो पाए और भारत विकास की ओर जो विकसित संकल्प का एक बात मोदी सरकार ने कही थी उस ओर बढ़ पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्थिर सरकार है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार का विस्तार हुआ है उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रदेशों को नेतृत्व करने की क्षमता दी गई है, और ज्यादा से ज्यादा प्रदेश से मंत्री आकर के अपना एक मार्गदर्शन दें और अपनी प्रोजेक्ट्स को किस प्रकार से उसके राज्य में क्या प्रोजेक्ट्स की उम्मीद है, क्या प्रोजेक्ट्स वहां लगने हैं, इसको लेकर के वे अपना केंद्र सरकार को बता पाए। इसीलिए ये विस्तार को बृहद रूप में दिया गया है, और मुझे ऐसा लग रहा है सामाजिक संतुलन को बैठाने के लिए भी इस विस्तार को किया गया है।
चलिए घनश्याम जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से मध्य प्रदेश से जो 5 मंत्री बनाए गए हैं, किस तरीके की अब ये आगे रणनीति बनाकर जो है मध्य प्रदेश में काम करेंगे? क्या कुछ विकास के नए आयाम खुल सकते हैं यहाँ पर? आप निश्चिंत रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो हमारी केंद्र की सरकार है, और मैंने प्रारंभ में भी कहा कि मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार है और पूर्ण बहुमत की सरकार है, प्रचंड बहुमत वाली सरकार है। जनता जनार्दन ने जिस अपेक्षाओं के साथ में हमको चुना है, हमको जो विश्वास हमारे ऊपर जताया है, मैं समझता हूँ सर्वांगीण क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास करते हुए मध्य प्रदेश भी और आगे बढ़ेगा और देश भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने वाला है। और हमारे जो 5 मंत्री हैं मध्य प्रदेश से, जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मध्य प्रदेश का, वो 5 के 5 मंत्री न केवल देश भर में और विकास के सोपान स्थापित करेंगे और मध्य प्रदेश में भी उनके विभागों के माध्यम से। और जैसा कि हम सबको पता है कि आदरणीय शिवराज सिंह जी हों या हमारे वीरेंद्र जी खटीक हों या आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हों, ये सब जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। इनको जनमानस के सारी और तकलीफ और परेशानियों की जानकारी है और वो अपने विभागों के माध्यम से उन परेशानियों को दूर करेंगे। मुझे बड़ा प्रसन्नता हो रही कि आज पहले ही दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से किसानों के खाते में और सम्मान निधि डाली है, ये किसानों के सम्मान का जो उन्होंने प्रारंभ किया है वो परिपाटी उन्होंने आज भी जारी रखी है। और आप देखेंगे कितना बड़ा परिवर्तन देश के अंदर है। आदरणीय रविंद्र जी बैठे हैं, इनके माने देश के जब प्रधानमंत्री उस समय राजीव गांधी जी हुआ करते थे, तब वो कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ और जनता जनार्दन तक 15 पैसे पहुंचते हैं। लेकिन देखिए कितना बड़ा परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एक क्लिक में किसानों के खाते में हो या महिलाओं के खाते में हो या हमारे हितग्राहियों के खाते में हो, एक एक पैसा उनके हित का, उनके कल्याण का वहां पहुंचता है। ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। कांग्रेस में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार था उसको कहीं ना कहीं नकारने का काम ये हुआ है। चलिए बिल्कुल, रविंद्र जी आपके पास आना चाहेंगे। अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों पर कांग्रेस हार चुकी है, तो अब किस तरीके की रणनीति बनाकर जो है कांग्रेस काम करने वाली है? क्या इस बार युवाओं को भी जो है ज्यादा मौका दिया जाएगा, क्योंकि यूथ कांग्रेस के जो युवा है वो भी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं? और किस तरीके का जो है बात की जाए तो संगठन में बदलाव की स्थिति नजर आ रही है? हमारे नेता आत्मचिंतन कर रहे हैं, हम सब लोग कर रहे हैं और आगे हम लोग पूरी शिद्दत से मेहनत से काम करेंगे जनता के लिए। अल्टीमेटली अगर हम विपक्ष में भी हैं तो भी जनता के लिए काम कर रहे हैं, सत्ता में हैं तो भी जनता के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, हमारे आदरणीय अभी एक बात कह रहे थे कि कांग्रेस के जमाने में भ्रष्टाचार बहुत हुआ। 10 साल से मोदी जी की सरकार है। स्विस बैंक में रखा हुआ जो काला धन ला रहे थे वो पहले तो नहीं लाए, लेकिन अब की बार निकाल के ले आओ। कहाँ है वो? कहाँ है वो? जरा मैं याद दिला रहा हूँ आपको। दूसरी बात एक और याद दिला रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण। ऐसे तो मैं 50 गिरा दूंगा, लेकिन आपको केवल एक बात बता रहा हूँ जो गांव तक पहुंच गई है। गांव में जो आपने नल जल योजना चालू की है वो पूरी तरह फेल है। लाखों हजार करोड़ रुपया जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई का बर्बाद हो रहा है और वो कमीशन खोरी की भेंट चढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा भ्रष्टाचार उसमें निकलेगा अगर उसकी जांच करा दी जाए तो। और एक भी जगह, एक भी गांव में वो योजना सफल और नहीं है। आप चाहो तो उसका सर्वे कर लो गांव गांव जाकर के, चाहे मीडिया के लोग कर ले, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता कर ले। तो आप कोई काम कर रहे हो, उसको जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई की बर्बादी कर रहे हो, भ्रष्टाचारी कर रहे हो और आज की वर्तमान परिस्थिति को देख नहीं रहे हो। और आप आज से 50 साल पहले की बात कह रहे हो। और फिर आप, मोदी जी ने कहा था कि स्विस बैंक में जो कांग्रेस के लोगों का काला धन रखा है वो हम लाएंगे, इसलिए तो नोटबंदी की थी ना। तो कहाँ है वो काला धन? कहाँ गया? जरा लाइए ना उसको। बिल्कुल, हमारे साथ द्विवेदी जी भी जुड़े। द्विवेदी जी, जिस तरीके से अभी आपने सुना कि जिस तरीके से घनश्याम जी ने कहा कि राजीव गांधी 1 रुपए पहुंचा देते तो जनता के पास जो है 15 पैसे पहुंचते थे, क्या कुछ कहेंगे हालात अभी वैसे ही है या फिर कुछ अलग स्थितियां, तस्वीरें नजर आ रही हैं? नहीं, देखिए वर्तमान परिवेश में कहीं ना कहीं कुछ भी बहुत सा परिवर्तन हुआ है, क्योंकि देखिए वह जो जमाना था वह कहीं ना कहीं एक नॉन डिजिटल के एक फॉर्मेट में था और कहीं ना कहीं चेकों से वितरण होता था, कैश भी कई बार भुगतान होते थे। लेकिन अब जिस प्रकार से डिजिटल इंडिया को बढ़ावा हुआ है, यूपीआई
पेमेंट्स की बात हो रही है और जिस प्रकार से अब खातों में जो राशि जा रही है वो कहीं ना कहीं अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस मैक्सिमम इंडिया में बढ़ गया है। तो जिस प्रकार से पहले जो परिवेश था उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लगते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें मध्यस्थता होने के कारण पैसे सही ढंग से नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन जिस प्रकार से अभी कुछ वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ा है और केंद्र की विभिन्न योजनाओं का जो पैसा है डायरेक्ट हितग्राही के खाते में जब वह जाता है तो उसको बड़ी खुशी महसूस होती है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का कोई बिचौलिया नहीं होता है। और ये जो कुछ स्टेप्स हैं जो भारत सरकार ने लिए हैं और मोदी सरकार ने जो ये कुछ योजनाएं जो चालू की हैं और सीधे खाते में पैसे दे रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और बिचौलियों का रूप जो है वो कहीं ना कहीं कम हो गया है। चलिए, बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने देखा कि मध्य प्रदेश में जो है एक बार फिर से राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जहां एक और देखा जाए तो मध्य प्रदेश से जो सांसदों को 5 सांसदों को मंत्रिमंडल में और प्रदेश अध्यक्ष जो है हमारे साथ, आपको बता दें कि जीतू पटवारी, उनका भी बयान सामने निकल कर आ रहा है। उनका कहना है कि आखिर जो ये मंत्री बने हुए 5 मध्य प्रदेश में किस तरीके से जो है मध्य प्रदेश की स्थितियों को और सुधार सकते हैं और मध्य प्रदेश को अपना हिस्सा दिला सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतने ही। आप बने रहे न्यूज़ आर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।